समस्त सुधीजनों को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर नमन। मैंने 2 दिन पहले क्या हम विनाश की कगार पर खड़े हैं इस शीर्षक से एक वक्तव्य YouTube के अपने इस चैनल पर प्रस्तुत किया है। उस वक्तव्य में मैंने यह सवाल उठाया था कि क्या मनुष्य सभ्यता समाप्त होने वाली है, क्या धरती विनष्ट कर दी जाएगी हम मनुष्यों के द्वारा। मुझे उस वक्तव्य पर सुधीजनों की, समाज चेता लोगों की और जानकार लोगों की अच्छी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। उन सबका मैं कृतज्ञ हूँ और उनसे एक आशा भी बंधती है कि यदि इतने लोग चिंतित होते हैं पृथ्वी के विनाश की, सभ्यता के विनाश की समस्या को लेकर, तो कदाचित जो कदम हमने उठा लिए हैं विनाश की डगर पर चलते चलते उसके आखिरी एज पर, आखिरी छोर पर हम पहुंच गए हैं, उनको वापस लेने की सूरत निकल सके। जाने माने आलोचक, प्रखर बुद्धिजीवी और चिंतक कवि विजय बहादुर सिंह जी की एक अच्छी प्रतिक्रिया मुझे उस पर प्राप्त हुई है। उन्होंने कुछ प्रश्न भी उठाए हैं। उन्होंने यह कहा कि आपने संत महात्मा शब्द का प्रयोग किया है मंदिरों में जो पीठाधीश्वर हैं उन लोगों के लिए, क्या इन शब्दों का प्रयोग करना उचित होगा? इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि वह मेरी चूक है। अब कोई संत महात्मा नहीं रह गए, न तो सचमुच के संत हैं न महात्मा हैं। कहीं कोई सौभाग्य से मिल जाएं तो बहुत, कहीं हाशिए पर हैं। जो कथित संत महात्मा टीवी पर उछाले जा रहे हैं, जिनके प्रवचन खूब होते हैं, उनमें कुछ न कुछ आवरण, कुछ न कुछ छद्म, कुछ न कुछ समझौता, कुछ न कुछ बाजार में घुसने की कोशिश, कुछ न कुछ सत्ता के साथ होने का, कुछ न कुछ नहीं बहुत कुछ रहता है, इसलिए वे समझौता भी करते हैं। महात्मा कौन है और संत कौन है, इस पर अच्छी तरह विचार होना चाहिए ताकि इन शब्दों का दुरुपयोग न किया जाए और इन शब्दों की मर्यादा समझी जाए। विजय बहादुर जी जैसा मानते हैं और मैं भी बिल्कुल मानता हूं कि महात्मा अगर कहा जा सकता है हमारी पिछले 2-2,500 वर्षों की भारतीय संस्कृति के इतिहास में, तो निश्चित रूप से 2 लोगों को कम से कम कहा जा सकता है बिना किसी विवाद के। एक महात्मा बुद्ध हैं, दूसरे महात्मा गांधी हैं। और महात्मा वह है मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, जिसके मन, वचन और कर्म में अन्विति हो। मन में कुछ, बाहर से कुछ और कर्म में कुछ, यदि करता है तो दुरात्मा हो जाता है। तो जिन लोगों को हमने स्वीकार कर लिया कि वे तो महात्मा ही हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये द्वैध आ जाता है। वे इसको स्वीकार भले न करें, लेकिन आ जाता है। वो स्वीकार करे ना करे इससे अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अपने आप का मूल्यांकन स्वयं व्यक्ति नहीं कर पाता। कोई इतना बड़ा महायोगी नहीं हुआ है कि वो अपने आप का मूल्यांकन करे। सबके भीतर अहम बैठा हुआ है। मैं इस बात को मानता हूँ। मैं तो स्वयं, मेरे में कितने द्वंद्व हैं, इस बात को समझ करके ही बातें करता हूँ और जो चूक हो जाती है उसको स्वीकार भी करता हूँ। लेकिन 2 लोगों के संबंध में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे मन, वचन और कर्म में उनके एक रूपता थी। दूसरे जो महात्मा का बड़ा लक्षण है वह यह है कि उसका चैतन्य विश्व चैतन्य से इस तरह से जुड़ जाता है कि जो भी उसके सामने है उसकी चेतना और सामने वाले की चेतना एकाकार होती है। यह परमहंस, रामकृष्ण परमहंस में भी यह बात थी। पर इस तरह के जो संत हैं वो देश, समाज, राजनीति इनसे अलग रहते हैं। बुद्ध और गांधी तो अलग नहीं रहे और अपना जो मौलिक महात्मा का व्यक्तित्व है उसको बचा करके भी रखे। वो सांच की आंच में झुलस करके कुंदन बन करके निखरे ही। दोनों में बहुत कमजोरियां थी। दोनों ने कई बार ऊटपटांग बातें कही हैं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन दोनों अपने आप को परिमार्जित करते हैं
और सांच की आंच में अपने आप को प्रमाणित अंततः करते हैं। इसलिए महात्मा तो ये लोग हैं। संत कौन है उस पर बात फिर आगे कभी करूंगा, लेकिन जो समस्या उठाई गई थी वह कहीं ना छूट जाए, उस पर बहुत कुछ अधूरा रह गया है। मैंने जो संविधान को लेकर के बातें कही थी, मैं ये मानता हूं कि जितने धर्मशास्त्र हैं अब कोई कारगर नहीं रह गए। मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर, विष्णु स्मृति 50 स्मृतियां हैं। आज के समय के लिए वे हमारी स्मृतियां नहीं है। हमारी स्मृति, हमारा धर्मशास्त्र तो सचमुच में यह संविधान है। इसकी बात करिए। इसको जिन लोगों ने बनाया वे बड़े धर्मशास्त्री थे। धर्मशास्त्री का मतलब जो कानून जानता है। ये कानून की किताबें हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, 100 स्मृतियां हैं। शंख स्मृति, लिखित स्मृति, वो सब बनवाई गई है। देश काल के अनुसार बदलता है समय, समाज बदलता है। केवल मनु काम में नहीं आते, फिर केवल याज्ञवल्क्य भी काम में नहीं आते। विष्णु स्मृति लिखवाना पड़ती। यहाँ तक कि मैंने चर्चा की कि 1930 में जोधपुर के महाराजा को जरूरत महसूस हुई कि जितनी मौजूदा स्मृतियां हैं, समय इतना बदल गया। विश्व युद्ध एक हो चुका, दूसरा विश्व युद्ध होने वाला, दुनिया कितनी बदल गई, हमको एक नई स्मृति चाहिए। उस समय तो संविधान नहीं बना है देश का, उस समय तो अलग अलग रजवाड़े हैं। जोधपुर के महाराजा ने, सबसे बड़े पंडित जो थे भारत के, सबसे बड़े पंडितों में से जो एक थे, वे कश्मीर से बुलवाए गए, विश्वेश्वर पंडित, और उनसे कहा कि एक नई स्मृति आप लिख दीजिए। विश्वेश्वर स्मृति विश्वेश्वर पंडित ने लिखी संस्कृत में, जिसमें उन्होंने स्त्री शिक्षा की बात की है, स्त्रियों पर, महिलाओं पर अत्याचार न किए जाएं, ये बात की है। बहुत सारी बातें उन्होंने नए समय के साथ की है और महाराजा ने उसको लागू किया। लेकिन वो स्मृति भी अब आउटडेटेड हो चुकी है। तो ये जो संविधान है इसकी बात कीजिए, इस पर बुद्धिजीवियों को चर्चा करनी चाहिए कि इसको हमारे समय के सबसे बड़े विधि विशेषज्ञों ने, जो कि धर्मशास्त्री हैं हमारे समय के, जो क्रीम ऑफ माइंड्स हैं उस समय के, ऐसे लोगों ने मिलकर के सर्वसम्मति से तैयार किया है। इसमें कितना विचार मंथन हुआ है। अभी भी यदि विचार मंथन होना है तो वैसा ही हो, पार्लियामेंट न बना डाले। पार्लियामेंट में वो लोग बैठते हैं जिनको चिंता इस बात की ज़्यादा रहती है कि मेरा भत्ता बढ़ जाए, मेरी पेंशन, मैं अगर एक बार सांसद रहा, एक बार विधायक रहा तो वो तो मिले, फिर दूसरी बार हो गया तो दूसरी बार की भी मिले, तीसरी बार हो गया तो तीसरी बार की भी मिले, 5 बार अगर मैं रहा तो 5 बार की पेंशन सब मुझे मिलती रहे। ऐसी किसी नौकरी में ऐसा कहीं नहीं होता। हम भी वाइस चांसलर के लेवल तक सर्विस हमने की है, लेकिन वहाँ की पेंशन और यहाँ की पेंशन अलग अलग मिले, ऐसा यहाँ नहीं होता। जब हमारे साथ ऐसा हुआ तो उनके साथ दूसरी तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है? वो अपने लिए क्यों ऐसी सुविधाएं स्वयं ले रहे हैं? इसलिए वो लोग न बना डालें। संविधान पर बात करिए। जो विनोबा ने कहा था कि आचार्य कुल हो, जो देश के सर्वश्रेष्ठ आचार्य, बुद्धिजीवी, चिंतक हैं, वो बैठे और विचार करें इस देश के भवितव्य के बारे में। उसमें धर्मगुरु अगर आना चाहें तो आए, उनकी बात भी सुनी जाए, सर्वसम्मति से कुछ बात हो। लेकिन ये प्रखर विचार मंथन देश के भवितव्य को लेकर के एक बार फिर होना चाहिए, क्योंकि ये जो सभ्यता विनाश के कगार पर खड़ी है उसकी चिंता हम सबको होनी चाहिए, बुद्धिजीवियों को होनी चाहिए। हमारे कवियों ने सदैव चिंता प्रकट की है धरती को लेकर के। धरती, कविता तो तभी बनेगी जब धरती से अनुराग होगा। धरती से अनुराग नहीं है तो काहे की कविता, काहे का साहित्य? जो भी साहित्यकार होता है अपने देश से, अपने समाज से, अपनी धरती से जुड़कर ही लिखता है। अनुराग उसके भीतर होता है। अनुराग यदि नहीं है तो होता है, पाखंडी है और द्वैध उसके मन में है, यदि प्रेम नहीं है धरती के लिए। इसलिए मैं मानता हूं कि धरती पर जो सबसे सुंदर कविता दुनिया के साहित्य में लिखी गई वो अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त है। वो अभी भी उतना ही कारगर है। एक जमाने में जब सातवलेकर ने वैदिक प्रार्थना शीर्षक से मराठी में धरती के पृथ्वी सूक्त पर लेख छाप दिया तो अंग्रेज सरकार ने पाबंदी लगा दी, उनको जेल में डाला, प्रकाशक को जेल में डाला, मुद्रक को जेल में डाला, जबकि उसमें कहीं कोई राजनीति की बात सातवलेकर ने की ही नहीं थी। आज़ादी की लड़ाई में पृथ्वी सूक्त बड़ा हथियार बन गया सातवलेकर के लिए। आज भी हमारे लिए उतना ही कारगर है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे ऋषियों ने कितना प्यार किया धरती को। मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा, पहले भी मैं पृथ्वी सूक्त पर बात करता रहा हूँ अनेक बार, उसको समझा जाना चाहिए। इस धरती को धारे रहते हैं सत्य, महान ऋत निष्ठामय, दीक्षा तप ज्ञान और यज्ञ, भूत भविष्य
भूत भविष्यत की साधक यह महिमामय धरती, एक बड़ा संसार हम सबके हित रच दे, सत्यम बृहदृतम उग्रम तपः दीक्षा। एते गुणा पृथ्वीम धारयन्ति, यह पहला मंत्र है। इस देश की धरती के अलौकिक और लौकिक दोनों रूपों को तन्मय होकर के निहारते हुए ऋषि जिस प्रकार से वर्णन करते हैं, हिंदी अनुवाद ही पढ़ूंगा जो कि बहुत अपर्याप्त टूटा फूटा सा अनुवाद है मेरा। कितनी निर्बाध है धरती की गोद, ऊंची नीची और समतल, कितनी औषधियां, तरह तरह के प्रभाव वाली यह करती है धारण। यह धरती इसी तरह से रहे फैली फैली और करती रहे समृद्ध हमें। जिस पर है धाड़ मारते सागर नदियां जल से भरी लबालब, जिस पर उगता है, जिस पर धाड़ मारते हैं सागर, जिस पर नदियां जल से भरी लबालब, जिस पर उगता है अन्न होती है खेती, जिस पर सब कुछ गतिमय होता है लेता है सांस, जिस पर धरती अपना, वही धरती अपना पहला पहला पेय हमें दे दे, जिसके कण कण को करता है आप्लावित, दिनों रात जागता जल बहता हुआ निरंतर, कितनी कितनी धाराएं झरती रहती हैं, जिस पर वह धरती दूध बहा दे हम सबके हित। कहीं भी यह नहीं कहा है कि मैं दुहलूं हम दुहलें इस धरती को। ये जो दुहने का भाव आ गया पूरे सूक्त में कहीं नहीं है। धरती माँ है, माँ जैसे दूध की धारा बहा देती है संतानों के लिए, उस तरह से दूध की धाराएं, इसके जो जल हैं, नदियां जो बहती है, सब दूध की धाराओं की तरह से हैं। ये ऋषि कहते हैं हम काट लें इसकी फसलों को, यह हमें दे दे अपनी वनस्पतियां, ये जितना देगी उतना ही हम लेंगे। ये भाव था। जब ये लूट का भाव आ गया कि लूटो धरती को, दोहन करो, ये पृथु के साथ कुछ भाव आया है बाद में, पृथुपदिष्टाम दुदुहुर धरित्रीम यम सर्वशैला परिकल्प्य वत्सम, लेकिन वहां भी बहुत अंतर है। वहां क्या है कि मेरु स्थिते दोगधरी, धुता कौन है? आदमी नहीं धो रहा है। ये जो पहाड़ हैं ये धरती से खनिज संपदाएं लेकर के अपने भीतर रख रहे हैं और वो संपदाएं फिर मनुष्य लेता है। तो धरती के लिए लूट नहीं है, ये तो धरती स्वयं उगाती है, खनिजों को पहाड़ों तक पहुंचाती है, उन पर वो दिखाई पड़ते हैं, औषधियां चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं, बाहर बिखरी हुई हैं। कालिदास वर्णन करते हैं खनिज सब बाहर, कितने कितने खनिज, जगमगाता हुआ हिमालय जो उन्होंने देखा था अब थोड़ा ही है। औषधियां कितनी कितनी चमक रही हैं मणियों की तरह हिमालय पर, ये कालिदास का देखा हुआ हिमालय है। वो इतनी बिखरी हुई है कि आप बीन लीजिए, बीनने का भाव है। धरती जो नीचे गिरा देती है, धरती जो ऊपर प्रकट कर देती है, उनको बीन तो लो, चुन लो, उनमें से जो बचा है तुम्हारे लिए, धरती ने बचा करके तुमको दिया है, उसको तो ले लो। इस धरती की धूलि पावन मैं उससे अपने को करता हूँ पावन, यह भी कहते हैं। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ऐसा भी बार बार कहते हैं। माँ है यह धरती, मैं हूँ इसका बेटा, जिस पर हमने देवों के निमित्त से नगर बसाए, जिसके खेतों को हमने सींचा श्रम से, वही यह विश्व गर्भा धरा है, प्रजापति इसके कण कण को रमणीय कर दे। ये जो रमणीयता धरती की, और धरती को माँ के रूप में भी देखते हैं। खेत खलिहान, भूरी लाल काली मिट्टी, यह भी धरती, वनस्पतियां, पेड़ पहाड़ जंगल, यह भी धरती। इसी में एक दिव्य देवी इसी में विराजमान, वह भी धरती, और जो माँ है वह भी धरती। कोई अलगाव नहीं है। ये जब अलगाव आ गया, ये अलगाव जब टूटेगा तो मनुष्य सभ्यता के उद्धार की संभावना बन पाएगी, नहीं तो कोई संभावना नहीं है। सिविलाइजेशन के खत्म होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, लेकिन कवि बुद्धिजीवी, जो सच्चे बुद्धिजीवी हैं, वो तो बार बार आवाज उठाएंगे कि ये जो ग्रीन हाउस, ये जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, हमारे वैज्ञानिक कितनी बार कहते हैं, पर्यावरणविद कितनी बार कहते हैं कि इतने सालों बाद धरती खत्म हो जाएगी, इतने सालों बाद मनुष्य इस धरती से समाप्त हो जाएंगे, मनुष्य जाति समाप्त हो जाएगी, तिलचट्टे बचेंगे, क्योंकि तिलचट्टों में ताकत है। उनको तो आपने मान लिया कि वो कीचड़ में दलदल में रहें तिलचट्टे। हम सुसंस्कृत सभ्य लोग, हम धरती को भोगते रहें, वो बचेंगे।
उनकी जीवनी शक्ति बहुत है, वो तो फिर उठ करके आएंगे, तिलचट्टे नहीं मरते हैं। अपने अनुभव से कह रहा हूं, आपका भी अनुभव यही होगा। लेकिन जो बुद्धिजीवी है, जो कवि है, वह कविताओं में, लेखों में, शब्दों में, जब तक वाणी का बल है, हम वाणी का तप करते हैं। हमारे कवियों ने ये कहा है, यही हमें बताया है, हम भी वाणी का तप करते हैं। एक शलभ श्री राम सिंह कवि, बड़े तेजस्वी कवि थे हिंदी के। उनकी 2 कविताएं विजय बहादुर सिंह जी ने मुझे भेजी हैं। विजय बहादुर सिंह जी को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने शलभ श्री राम को प्रस्तुत किया हिंदी समाज के लिए, उनकी किताबें छापी, उन पर बहुत चर्चा की। उस सब प्रसंगों को नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने मेरा वक्तव्य सुनने के बाद शलभ की 2 कविताएं भेजी, जो उनके बड़े प्रिय कवि भी थे और बहुत भयंकर झगड़े भी उनके साथ उनके हुआ करते थे। उन्होंने प्रेम से उनकी 2 कविताएं मुझे भेजी हैं, उनको मैं पाठ करूँगा कि कवि उतने ही चिंतित हैं धरती के लिए जितने कि वेद के ऋषि हैं। कवि के भीतर भी वो ऋषि बैठा हुआ है, भले वो आज का अदना सा कवि है, टिड्डी जैसा कवि है, हड्डी हड्डी नजर उसकी आती है, कोई बल उसमें अब ऐसा नहीं है, लेकिन वाणी में बल अभी भी है। बाकी सब बल तो छिन गया, सब द्वंद्व में, संशयों में, समाज के संघर्षों में। शलभ कहते हैं, पृथ्वी के लिए शीर्षक उनकी कविता है। विदिशा में रहकर यह कविता लिखी गई और लगभग उसी समय मैंने हंटिंगटन की जो किताब की बात की है वह छप रही थी और शलभ ये कविता लिख रहे थे। हंटिंगटन भी अपनी किताब में सभ्यताओं के संघर्ष की बात कर रहे थे। पृथ्वी के लिए में कहते हैं शलभ श्री राम, भूरी चमकदार प्यारी पृथ्वी नीली पड़ जाएगी एक दिन फिर काली। वैदिक ऋषि तो कहते हैं कि जो काली भूरी लाल धवल मिट्टी वाली धरती माँ है, लेकिन यहाँ वे दूसरे अर्थ में वे शब्द आए हैं। भूरी चमकदार प्यारी पृथ्वी है, लेकिन वो नीली पड़ जाएगी, नीला पड़ जाता है। कोई आदमी मार खा करके चमड़ी पर नीले दाग आते हैं, इतनी मार हमने धरती को दी है। और फिर काली कहते हैं अगले उसमें, फिर खाली हो जाएगी एक दिन भूरी चमकदार प्यारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी हमारे हाथों मारी जाएगी एक दिन। पृथ्वी की हत्या में शामिल हम, दुखी हैं न शर्मिंदा, मुग्ध हैं केवल बिच्छू के बच्चों की तरह अपने डंकों के टेढ़ेपन पर। यह टिप्पणी है, यह हम सब पर टिप्पणी है जो इस धरती को लील रहे हैं, निगल रहे हैं, खा रहे हैं, धरती के पर्यावरण को जो नष्ट कर रहे हैं। उन सब पर, हम पर, नेताओं पर, सरकारों पर, विश्व के सारे सरकारों पर, मठाधीशों पर, सत्ताधीशों पर, जिन जिन ने धरती को इस तरह से छलनी किया है, लहूलुहान किया है, उन सब पर ये कवि है जो हम सर्वनाम, बहुवचन सर्वनाम के प्रयोग के साथ कह रहा, नहीं तो कहता कि मैं नहीं हूं उनमें शामिल, लेकिन कहता कि हम सब लोग जिम्मेदार बिच्छू के बच्चों की तरह अपने डंकों के टेढ़ेपन पर मुग्ध होने वाले लोग हम हैं। बांस के फूल साबित हुए हम, साबित हुए केले के फल। ये ताकतदार बिंब हैं, क्योंकि जिसने देखे हैं कि बांस कैसे बड़ा होता है, लगता है कब फूलता है, वो बांस में फूल आते ही बांस सूख करके खत्म हो जाता है। बांस के फूल साबित हुए हम, साबित हुए केले के फल। केले में भी जब फल आ जाते हैं तो फिर केला खत्म होता है, उसको काट कर फिर दोबारा ही दूसरा केला लगाया जाता है। बांस के फूल साबित हुए हम, साबित हुए केले के फल, प्यारी पृथ्वी के लिए। हमारी पृथ्वी हमारे हाथों मारी जाएगी एक दिन। ये विदिशा में 1991 में शलभ ने कविता लिखी थी। और एक और कविता दिल्ली में रहकर जो उन्होंने लिखी, पृथ्वी के मोहभंग का समय, इस शीर्षक से है। यहाँ परिंदों से छीना जा रहा है, यहाँ परिंदों से छीना जा रहा है आकाश, वनस्पतियों से हरियाली छीनी जा रही है। यहाँ छीना जा रहा है नदियों से उनका प्रवाह। पानी के विद्रोह का समय समीप है, समीप है समय वनस्पतियों की बगावत का। पृथ्वी के मोहभंग का समय समीप है अब।
ये 1991 में दिल्ली में लिखी गई। विजय बहादुर जी ने मेरा ध्यान एल्विन टॉफलर की एक किताब की ओर आकर्षित किया है। उस किताब के बारे में भी मैंने सुना था, मैं उसको नहीं पढ़ पाया। हंटिंगटन की किताब की बड़ी चर्चा थी, वो मैंने मंगा करके पढ़ी थी। उसके कुछ पहले, काफ़ी पहले, उसके 16 साल पहले, हंटिंगटन की किताब के पहले एल्विन टॉफलर की किताब आई थी, थर्ड वेव, तीसरी तरंग। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक यह है और इसकी भी चर्चा होती थी। हम लोगों ने जब होश संभाला और धरती के बारे में चिंता हमारे भीतर भी जागृत हुई। लेकिन इस किताब की चर्चा इस बीच अब कम होती है। अपने समय में बहुत चर्चित हुई थी, 1980 में छपी थी। इस किताब में 3 तरंगों की या 3 वेव्स की बात एल्विन टॉफलर ने की है। पूरी विश्व सभ्यता के इतिहास में 3 वेव्स आईं और तीसरी वेव हमारे समय की है। उससे क्या होगा, इस पर भी बात करते हैं। प्रथम तरंग में कृषि क्रांति से उपजी हुई सभ्यता का निर्माण हुआ, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ। मनुष्य जो शिकारी था वह कृषि समाज में दीक्षित हुआ। हजारों वर्षों तक यह चरण, यह पाषाण युग के बाद यह चरण आया। अग्नि का आविष्कार हुआ, उसके बाद कृषि। कुछ हजार वर्षों की हमारी यह सभ्यता थी विश्व में। दूसरी तरंग आई जब औद्योगिक क्रांति हुई, मध्यकाल और उसके बाद उत्तर मध्यकाल में कारखाने आए, बड़े उद्योग आए, नौकरशाही आ गई और शिक्षा की सुगठित व्यवस्थाएं होने लगी। फिर स्कूल, पब्लिक स्कूल खुले और बहुत कुछ क्रांति समाज में हुई। औद्योगिक क्रांति की सभ्यता थी यह। मध्यकाल के पश्चात यह सभ्यता आती है। आधुनिक राष्ट्र और राज्य बने, विश्व सभ्यता का निर्माण एक अलग प्रकार से हुआ। तीसरी तरंग आई जब सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ 19वीं शताब्दी के साथ। कंप्यूटर आए, संचार प्रौद्योगिकी आई, फिर तो इंटरनेट आ गया और ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं, ये जो सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं विकसित होने लग गईं। और सूचना प्रौद्योगिकी ने, तकनीकी ने, नॉलेज टेक्नोलॉजी ने कब्जा करना आरंभ कर दिया। यह विश्व में बड़ा परिवर्तन हुआ और टॉफलर ने भविष्यवाणी की कि औद्योगिक सभ्यता समाप्त होकर के सूचना युग प्रारंभ होगा, जो कि हुआ। इन्होंने भविष्यवाणियां बहुत सारी की थी, बहुत सारी सच भी साबित हुई, कुछ सत्य साबित नहीं हुई। टॉफलर ने कहा था कि अब ज्ञान और सूचना आर्थिक शक्ति का मुख्य स्रोत बनेंगे। उसमें युवल नोह हरारी ने यह भी कहा कि ये शक्ति के स्रोत बनेंगे। जिसके पास जितनी बन रहे हैं, जिसके पास जितनी सूचनाएं हैं, जितना डेटा है, उतना ही दुनिया पर अधिकार वह करेगा, जो कि कंपनियां कर रही, कारपोरेट कर रहे हैं और ये सूचनाएं जुटा रहे हैं। सारी दुनिया की सूरत बदल रही है इसके कारण। ये जो सूचना प्रौद्योगिकी आई, सरकारें भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे सारे आधार कार्ड का डेटा उनके पास है, हमारा सब डेटा उनके पास है, उसका भी इस्तेमाल हमारे हिताहित में कर सकती हैं। ये पूरा जो सूचना प्रौद्योगिकी और उसके साथ युवल नोह हरारी चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी, जो उनकी प्रसिद्ध किताब है, उस पर मैंने एक वक्तव्य बहुत पहले दिया है। उसमें वो कहते हैं कि मनुष्य के दिमाग पर सूचना प्रौद्योगिकी कब्जा करेगी, जो कि कर रही है। और हम चैट जीपीटी पर, टेक्नोलॉजी पर आधारित होते चले जाएंगे तो हम अपना दिमाग गिरवी रखने लग जाएंगे, जो कि हो रहा है धीरे धीरे। तब मनुष्य सभ्यता रोबोट सभ्यता के द्वारा कबलीकृत हो जाएगी, यह उन्होंने कहा था। लेकिन डेविड टॉपलर ने यह सब नहीं देख पाए। वो तो 1980 में, आज से 36 साल पहले, 46 साल पहले उन्होंने किताब लिखी थी। ऐसी भी दुनिया बदलेगी, कदाचित उन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन सूचना युग का उदय होगा, यह तो उन्होंने भी कहा। ये दुनिया की सभ्यता, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी होंगी और यह जो नई सभ्यता का निर्माण होगा, ये औद्योगिक ढांचे को विस्थापित करते हुए नई ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक, जैव प्रौद्योगिकी और नई तकनीकें इससे आएंगी और डिमासिफिकेशन हो जाएगा, विसमूहीकरण हो जाएगा। एक रूप मीडिया की जगह अलग अलग संचार माध्यम होंगे, जो कि हो रहा है। अब तो सबके अपने अपने चैनल हैं। अगर कई करोड़ लोग हैं दुनिया में तो कई करोड़ यूट्यूब चैनल अब हो सकते हैं।
और यह संभावना है कि मनुष्य पहले से अधिक बुद्धिमान भी हो सके, मनुष्य मशीन बन जाए, यह भी एक गलत दिशा में सभ्यता जा सकती है, ऐसा टॉफलर ने संभावना प्रकट की थी। स्वरोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, यह भी उन्होंने कहा था, और वैश्विक अंतर संबंध विकसित हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने यह कहा था। बहुत सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण डेविड टॉफलर ने कही थी। उन्होंने कहा था कि बड़ी संभावनाएं गांधीवादी जो अर्थ नीति है उससे विकसित हो सकती हैं। हालांकि ये सत्य नहीं हो पाया, और नेहरू युग जो आया उसने औद्योगिकीकरण और यह जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की संभावनाएं हो सकती थी, सारी दुनिया में हो सकती थी, गांधी इसका बड़ा स्वप्न देख रहे थे, उसका अंत कर दिया। तो टॉफलर तो 1980 में कह रहे थे कि एक बड़ी संभावना इससे बन सकती है। कुल मिलाकर के बड़ी संभावनाओं और बड़ी आशाओं के साथ, उससे बड़ी चिंताओं के साथ विश्व सभ्यता को लेकर के हम एक संधिकाल में खड़े हैं, एक जंक्चर पर खड़े हैं। उस तरफ कदम बढ़ाते ही बड़े गहरे खड्ड में हम गिर सकते हैं। कदम पीछे लेकर के विमर्श करके कुछ ठिराव के साथ आगे बढ़कर शायद हम बचा सकते हैं। अभी तो केवल इतना ही, लेकिन आगे फिर कभी चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।